अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ सोल्यूशन विद डॉक्टर सना। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर इरफान लुत्फ़ी साहब, जो कि प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं। चलते हैं, पूछते हैं, बात करते हैं कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है क्या। अस्सलाम वालेकुम। कैसे डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है क्या? इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एक मिनिमल इन्वेजिव तरीक़ाकार है इलाज का। मिनिमल इन्वेजिव का मतलब ये है कि बग़ैर काटे, बग़ैर पेशेंट को ओपन किए और सिर्फ सुई के ज़रिए, जैसे सुई आप इंजेक्शन लगाते हैं, दर्द होता है, इतना ही दर्द इसमें होता है, इसके ज़रिए पूरी बॉडी का इलाज किया जाता है। ठीक है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एक बहुत ही यूनिक सा है, हर किसी को इसके बारे में नहीं पता। तो कौन से लोग हैं जो, कौन से टारगेटेड आप कहते हैं कि ये लोग हैं कि इनके साथ ही हम इंटरवेंशनल प्रोसीजर कर सकते हैं, या लोग क्यों प्रेफर करते हैं? देखें, अब इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी इज़ अ लीडिंग फैसिलिटीज़ इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब मॉडर्न साइंस में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल है। आप ये समझें कि कोई स्पेशलिटी ऐसी नहीं है कि जो हमारी फील्ड से मुस्तफ़ीद ना हो या हमारी फील्ड से रिलेटेड ना हो। अगर आप गायनी ऑप्स को देख लें तो गायनी ऑप्स के बेइंतहा प्रोसीजर हमारी फील्ड से रिलेटेड हैं। हम उनको फैसिलिटेट करते हैं, हम उनके बहुत ही ट्रीटमेंट करते हैं ऐसी चीज़ों की जो उनको सर्जरी नहीं करनी पड़ती। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि ख़वातीन में यूट्रस, बच्चेदानी के अंदर रसोलियाँ बहुत होती हैं। तो अब अगर रसोलियाँ हैं और रसोली नहीं निकाल सकते तो आप इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी कॉल करें, वो आपकी यूट्रस की MRI करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, उसके बाद उसको हम एंजियोग्राफी के ज़रिए उस रसोली को ख़त्म कर देंगे। तो ये जो कि नॉन इन्वेजिव है, पेशेंट आराम से कॉन्शियस होता है, लेटा होता है, और हम एक सुई के ज़रिए जाके, तार के ज़रिए जाके और उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। इस तरह से अगर आप देखें, थोरेसिक सर्जन्स हैं या किसी भी फील्ड के डॉक्टर्स हैं जिनको हमारी स्पेशलिटी से हेल्प लेनी है तो हम करते हैं। सर्जन्स हैं बहुत से, वो सर्जरी नहीं कर सकते। जैसे लीवर सर्जरी बहुत मुश्किल सर्जरी है, और लीवर में अगर ट्यूमर हो जाए तो अगर आप हमें कॉल करें तो हम उस लीवर ट्यूमर को विदाउट सर्जरी उसको एब्लेट करते हैं, बर्न कर देते हैं, तो इस तरह से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने यही देखा है कि बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है और बहुत ज़्यादा लोग इस तरफ जाते नहीं हैं। तो क्या रीज़न है? सिंपल, अगर हम क्यों नहीं बता पाते लोगों को? हालांकि नॉन इन्वेजिव भी है, इजीली अवेलेबल भी है, आजकल हम देख रहे हैं हर जगह, हर बड़े सेटअप में सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो किस तरह से आप देखें, मैं किसी भी गैदरिंग में, किसी भी डिनर पे, कहीं भी दोस्तों में बैठा होता हूँ जो कि डॉक्टर्स नहीं हैं, जब मैं बात करता हूँ कि मैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ, तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये क्या फील्ड है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी क्या है। तो मुझे बताना पड़ता है, पढ़े लिखे लोगों को ही बताना पड़ता है। तो हमारे मुल्क के अंदर अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस की कमी इस तरह से है कि अगर लोगों को मालूम हो जाए कि मैं डायबिटीज़ हो गई है मुझे, और डायबिटिक फुट हो गया, अगर आप सर्जन के पास जाते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास या वैस्कुलर सर्जन के पास जाते हैं, वो कहता है कि आपका पाँव ख़राब हो रहा है और इसको मुझे उंगलियां काटनी पड़ेंगी या अबव द एंकल काटना पड़ेगा, हम उनको ये फैसिलिटी देते हैं कि आप हमें दिखा दें, हम उसकी एंजियोग्राफी करेंगे, और एंजियोग्राफी करके अगर कोई नस बंद है जिसकी वजह से पाँव कट रहा है आपका, तो हम उस नस को खोल देंगे। तो हम बेसिकली लिम्ब सैल्वेज करते हैं, टांग को कटने से बचा देते हैं। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं। अब ये हमें बताना पड़ता है डॉक्टर्स को भी, आवाम को भी, कि आप किसी भी सर्जरी से पहले अगर उस सर्जरी का नॉन सर्जिकल हल मौजूद है तो वो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के पास है, हमसे कंसर्न करें। बिल्कुल, और अगर लोगों को ये पता चल जाए कि सर्जरी नहीं होनी तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है, प्लस पॉइंट होता है। बिल्कुल। तो कौन कौन से प्रोसीजर्स आप लोग कर रहे हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी? देखें, अगर आप हर स्पेशलिटी को देखें तो मैंने आपको शुरू में बताया कि हर स्पेशलिटी के प्रोसीजर हैं। ठीक है, अगर स्टार्टिंग फ्रॉम नेक अगर हम देखें, हाँ, आप अगर देखें तो जो न्यूरो सर्जन्स हैं वो पहले ब्रेन को ओपन करते थे, ओपन करने के बाद उसमें अगर कोई नस फूली हुई है तो उसको क्लिप करते थे। अब हम क्या करते हैं कि हम बगैर, उनको ऑप्शन देते हैं कि बगैर खोले हम यहाँ से फीमोरल से एक वायर लेके जाते हैं और उसके अंदर एनेरिज्म होता है, अगर नस फूली है उसके अंदर कॉइल्स डाल के आके बंद करते हैं। विदाउट सर्जरी हम ट्रीटमेंट करते हैं और पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड डे या थर्ड डे डिस्चार्ज होकर घर चले जाता है। इसके बरक्स अगर वो ओपन सर्जरी भी आता, दिमाग खोलते उसका, तो 15 दिन उसकी हॉस्पिटल स्टे कम से कम करना पड़ता। इस तरह से नेक में बहुत सी गर्दन की नसें होती हैं जो कि बंद हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, हम उसमें स्टेंट डाल के उस नसों को खोलते हैं। पहले ज़माने में लोग गर्दन को खोलते थे और उस नस को ट्रीट करते थे सर्जिकली, और जिसमें फालिज के बहुत ज़्यादा चांसेस होते थे।
तो इस तरह से आप नीचे आ जाएं अगर तो थॉरेक्स में आ जाएं, तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा बलगम में खून आ रहा है बहुत ज़्यादा और उसको टीबी हो गई है, तो उसके अंदर के जो नसें हैं उस पर गुच्छा बन गया, तो उसको भी हम विदाउट सर्जरी एम्बुलाइज करते हैं, नसों को बंद कर देते हैं। इस तरह से पेट में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, लीवर है, जिगर है, स्प्लीन है, किडनीज़ हैं, इन सब की ट्रीटमेंट ऑप्शंस, ट्यूमर की ऑप्शंस, ट्यूमर्स वगैरह को हम नॉन सर्जिकली ट्रीट कर सकते हैं। जब इतने अच्छे हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी न्यूरोफिजिशियन के पास जाते हैं, तो मेरा ख्याल से हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हमें लोगों को बताना चाहिए। तो ये अवेयरनेस की कमी क्यों है, क्यों लोग इस तरफ ज़्यादा नहीं जाना चाहते? अच्छा, पाकिस्तान में एक थोड़ा सा इशू ये है कि आप तमाम ऑप्शंस पेशेंट को देते नहीं हैं। कोई अगर सर्जन के पास जाता है या कोई फिजिशियन के पास जाता है और वो कहता है कि आपके पास ये ऑप्शन है कि विदाउट सर्जरी आप करा सकते हो, तो वो कहता है कि मेरा तो काम ही सर्जरी करना है, तो मेरा ब्रेड एंड बटर ही सर्जरी है, तो मैं सर्जरी करूँगा। जब वो सर्जरी फेल हो जाती है या कोई इसकी प्रोसीजर फेल होता है, तो वो इंटरवेंशन को कॉल करता है कि तुम ये कर सकते हो, तो हम कहते हैं हमको बैठे हुए इसीलिए काम करने के लिए, नॉन सर्जिकल। तो आपको बेसिकली किसी मरीज़ को सारे ऑप्शन बताने चाहिए। अगर आप एज ए फिजिशियन सारे ऑप्शन बताएंगे तो मेरा नहीं ख्याल के पेशेंट कोई सर्जिकल ऑप्शन लेगा, वो कहेगा बगैर सर्जरी के कोई ऑप्शन है तो मैं वो करवा लूँगा आपसे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि क्या सर्वाइकल रीजन में भी कुछ इस तरह के इंजेक्शन दिए जाते हैं जो कि पेन रिलीफ करने में बहुत ही इफेक्टिव होते हैं? वो क्या प्रोसीजर होता है? देखिए, आजकल बोनी लैंडमार्क के साथ बीइंग एज ए रेडियोलॉजिस्ट हमें बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि हमें एनाटॉमी बहुत अच्छी पता होती है और हम फ्लोरो में और अल्ट्रासाउंड गाइडेंस की मदद से हम बहुत सी नर्व ब्लॉक भी करते हैं और इवन ये भी करते हैं कि जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर आपको एनेस्थीसिया देते हैं, अगर हम चाहें कॉन्शियस सेडेशन में उस नर्व को ब्लॉक कर दें और नर्व अगर ब्लॉक होगी तो पेन सेंसेशन ख़त्म हो जाती है, तो वो सर्जन अपना सर्जरी कर सकते हैं नर्व ब्लॉक के साथ। इस तरह से बहुत से मरीज़ ऐसे आते हैं जिनको सर्वाइकल स्पाइन में या कमर में कमर में दर्द होता है, तो हम फ्लोरो गाइडेंस में जाके उसकी नर्व जिसके दबने की वजह से दर्द हो रहा है उसको एक इंजेक्शन दे के ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उनका दर्द रिलीव हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम फिस्टुला फॉर्मेशन की बात करें, एवी फिस्टुला, जैसे किडनी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनमें फिस्टुला बनाया जाता है, उसमें आप लोग किस तरह से करते हैं इंटरवेंशन? देखिए, हमारा बहुत बड़ा सेगमेंट जो है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का, वो रीनल फेलियर, गुर्दे फेल होने वाले जो पेशेंट उनके साथ है। उसमें मैं अगर 3-4 चीज़ें आपको बता दूं कि जैसे किडनी की बायोप्सी करनी है, किडनी की डिजीज़ डायग्नोज नहीं होता, हम उसको टिश्यू जाके लेके बायोप्सी कर लेते हैं। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को फिस्टुला बना है और फिस्टुला की 30% चांसेस होता है कि फिस्टुला बनने के बाद मैच्योर नहीं हो पाए या बंद हो जाए, तो हम उसको ऑफ़र करते हैं कि हम फिस्टुला को विदाउट सर्जरी उसको ओपन कर देंगे। तो वो फिस्टुला जो आपने बनाया है हाथ में डायलिसिस के लिए, हम उसको दोबारा कारामत कर देंगे और वो फिस्टुला दोबारा काम में आ जाएगा। और ये पाकिस्तान में रीनल फेलियर बहुत ज़्यादा है, फिस्टुला बहुत लोगों के बनते हैं, तो हम उसको ट्रीट करते हैं इस तरह से कि अगर नस उसकी दब जाती है, नैरो हो जाती है, हम उसको बलून प्लास्टी के ज़रिए खोल देते हैं उस नस को। ठीक है। इसके अलावा डायबिटिक फुट में या डायबिटीज़ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस में अगर बात की जाए, उसमें किस तरह से इंटरवेंशन आप लोग कर रहे हैं? देखिए, डायबिटीज़ दुनिया में बहुत ज़्यादा है, हर तीसरे घर में डायबिटीज़ मौजूद है और डायबिटिक की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है फुट अल्सर्स हो जाते हैं। नीचे की जो पाँव की नसें हैं वो बारीक होती हैं, तो जितना हार्ट से दूर नसें जाती हैं, लोग वॉक नहीं करते, उनकी नसें पतली होती हैं और एज के हिसाब से खून भी गाढ़ा हो जाता है, नसें भी पतली जाती हैं, तो वो नसें बंद होने शुरू हो जाती हैं। जब बंद होती हैं डायबिटीज़ की वजह से, तो उस के जो आगे का पाँव का हिस्सा है या उंगली का हिस्सा है वो सड़ना शुरू हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि हम उनको एंजियोग्राफी के ज़रिए देखते हैं, अगर नस ऐसी बंद है और कि खुल सकती है तो हम उसके बलून प्लास्टी के ज़रिए नस खोल देते हैं। तो उस प्लास्टिक के ज़रिए खोलने से फ़ायदा ये होता है कि दौरान खून दोबारा पाँव की तरफ आ जाता है और जो टिश्यू ख़राब हो रहा होता है वो दोबारा। ठीक है। डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड करें और सेहतमंद रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा है प्री डायबिटिक पेशेंट्स में या आजकल बहुत कॉमन हो गया है वेरिकोज वेन्स, तो क्या इसका भी कोई ट्रीटमेंट मौजूद है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। वेरिकोज वेन्स की कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट भी है इसकी और थेरेपेटिक ट्रीटमेंट भी है। पाकिस्तान में तो लोग
इतना Serious नहीं लेते कॉस्मेटिक पे नहीं जाता है, बहुत। क्योंकि कपड़े इस तरह के पहनते हैं कि बाहर मुल्कों में क्योंकि जिस तरह के शॉर्ट कपड़े पहनते हैं उसमें कॉस्मेटिक का बहुत पर्पज़ है। वेरिकोज वेन बिल्कुल। बनती हैं, नसें फूलती हैं और वो टांगों में नज़र आती हैं, तो उनको हम इंजेक्शन दे के उसको बंद कर देते हैं, तो नसें कोलैप्स हो जाती हैं। इसी तरह से 2-3 मेथड्स और हैं। माइक्रोवेव एब्लेशन है, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन है। इनके ज़रिए नसों में जाके उन नसों को बर्न कर देते हैं। नसें बर्न होने की वजह से वो दोबारा फूलती नहीं है और डायरेक्ट फ्लो ऊपर की तरफ चले जाता है। तो इनका भी फॉलोअप होता है 6 मंथली या एनुअली? हाँ, किस तरह से? इस तरह से होता है कि आपने आज ट्रीटमेंट किया और 3 महीने बाद फॉलोअप किया, फिर 6 मंथ फॉलोअप किया और इस तरह सीरियल फॉलोअप चलते रहते हैं इनके। ठीक है, बहुत अच्छी बात बताइए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फीमेल्स में हम देखते हैं। जी। इसके अलावा पाँव का सुन होना या ये चीज़ भी अब बहुत देखने में आ रही है, हाथों पाँवों का, उंगलियों का सुन होना, इसके लिए भी क्या ये चीज़ इफेक्टिव है? देखें, डायबिटीज़ जिनको भी होगा उनके हाथ और पाँव सुन होने की शिकायत होती है। इसकी वजह ये होती है कि उनकी दिल से जितनी दूर जाएंगे आप, हाथ के पौरे हैं या पाँव की उंगलियां हैं, उनकी नसें बारीक होती तो वहाँ फ्लो नहीं रहता। तो यूजुअली हम एडवाइस करते हैं कि खून पतला करने की दवाइयाँ खाएं और वॉक करते रहें, क्योंकि हमारे यहाँ वॉक करने का रुझान इतना ज़्यादा नहीं है और ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है और खाने पीने का रुझान बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से इनकी नसें जल्दी बंद होना शुरू होती हैं। तो हम अवेयरनेस के तौर पर बोलते हैं कि जब भी आपको अर्ली सिम्टम्स हों, सुन होने लगे, सोते वक्त आपको पाँव में दर्द होने लगे जिसको रेस्टिंग पेन बोलते हैं, तो आप ज़रूर कंसर्न करें अपने फिजिशियन से। और फिजिशियन अगर आपके डॉपलर एग्जामिनेशन कराता है, अल्ट्रासाउंड कराता है, उसमें नसें बंद आती है, तो आप को मैं फिर इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए बोल रहा हूँ, खुदा के वास्ते इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में जाके अपनी नसों का मुआयना करवा लें। अगर खुल सकती तो नसें खुलवा लें। ठीक है, बहुत अच्छी बात बताइए। अच्छा, अगर अब हम बात करें मोस्ट कॉमन जो पाकिस्तान में ज़ाहिर है ड्यू टू डायबिटीज़, हाइपरटेंशन की वजह से स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं, और अर्ली एज में भी अब आफ्टर 40 या बिफोर 40 भी हम केसेस देख रहे हैं। तो किस तरह से पैरालिसिस में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी काम कर रही है? देखिए, ये ट्रायल्स हुए थे दुनिया भर में, 2015 में ट्रायल्स हुए थे और इतने सक्सेसफुल ट्रायल्स थे कि ये ड्यूरिंग ट्रायल ही इनको रोक दिया गया था। 86% इनकी अफादियत साबित हुई थी। और पहले खून पतला करने की दवाई TPA के नाम से होती थी, जिसको दिया जाता था फालिज के पेशेंट में, और उसमें कुछ पेशेंट सही होते थे, कुछ पेशेंट सही नहीं होते थे। जब ये ट्रायल्स हुए थे, उन्होंने कहा कि जो बड़े क्लॉट्स दिमाग में फंस जाते हैं, अगर उनको बर वक्त निकाल लिया जाए उस क्लॉट्स को स्टेंट के ज़रिए या सक्शन के ज़रिए, तो वो जो फालिज के मरीज़ हैं हमारे पास 6 घंटे के अंदर अगर आ जाएं तो हम उनका फालिज रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें किस तरह से लोगों को आप देखते हैं, लोग आते हैं इस तरफ या डायरेक्ट जब कोलैप्स हो जाते हैं उसके बाद आप देखते हैं पेशेंट्स? देखें, जब से हमने NICVD के प्लेटफॉर्म से ये अवेयरनेस शुरू की है, हम यहाँ पर NICVD में फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि तकरीबन 8 से 10 लाख, 6 से 8 लाख या 12 लाख इसकी जम के जाती है प्राइस। ये एक पेशेंट पे इतनी कीमत आती है, वो हम फ्री करना चाहते हैं NICVD में। इसके लिए हमने अपनी इक्विपमेंट मंगा लिया है और मैंने भी ट्रेनिंग ली है। हम यहाँ ये सर्विसेज आम आवाम के लिए शुरू कर रहे हैं। अगर हमारे पास, हम ये बताना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कि किसी को भी अगर फालिज होता है, और फालिज 2 तरह के होते हैं, एक तो दिमाग के अंदर खून जम जाता है, खून निकल जाता है, उसकी वजह से फालिज होता है। और अगर खून का कोई लोथड़ा नस में फंस जाए, उसकी वजह से फालिज होता है। क्योंकि यूजुअली अगर तमाम फालिज को देखा जाए तो 80% फालिज जो हैं वो खून का कोई लोथड़ा नस में फंस जाता है, उसकी वजह से होता है। तो अगर ऐसा फालिज होता है किसी को कि जो खून में ब्लॉकेज आ गई है और उसको अगर बर वक्त 6 घंटे के अंदर NICVD लेके आए तो इंशाल्लाह वो फालिज को रिवर्स कर सकते हैं। या अगर हम देखते हैं जैसे अर्ली स्ट्रोक से पहले कुछ सिम्टम्स आ रहे होते हैं, हाथ पाँव का किसी स्पेसिफिक लेफ्ट या राइट लिम्ब का सुन होना, या ब्रेन साइड पे या फेस पे अगर सेंसेशन लॉस हो रही है, तो उस सूरत में भी इफेक्टिव होता है? देखिए, फालिज की बहुत सी वजह हैं और फालिज की बहुत सी टाइप्स हैं। अगर देखा जाए तो एक ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक जिसको बोलते हैं, वो छोटे छोटे ज़रते होते हैं खून के क्लॉट्स के या कोलेस्ट्रॉल के, वो जाके दिल से या गर्दन की नसों से डिसलॉज होकर ब्रेन में चले जाते हैं। तो वो थोड़ी देर के लिए फालिज का असर होता है, जो कि घंटे आधे घंटे में खुद ब ख़त्म हो जाता है। एक फालिज वो होता है जो कि उसमें हाथ की मूवमेंट या टांग की मूवमेंट ख़त्म हो जाती है और
मुंह डेविएट हो जाता है कि एक तरफ टेढ़ा हो जाता है मुंह, तो अगर इस तरह का फालिज हो तो मैं फिर बताता हूँ कि आप कहीं ना जाएं, NICVD आ जाएं और यहाँ पर इसका इलाज 24/7 अवेलेबल है। हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप पर जाएं और मरीज की तीमारदारी अपने ही घर पर करवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि स्ट्रोक के पेशेंट अगर टाइमली हॉस्पिटल में आ जाएं तो किस तरह मैनेज किए जा सकते हैं, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम ये भी बताना चाहेंगे कि क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल्स में टाइमली चीज़ें मैनेज नहीं हो रही और क्यों यहाँ पे हम ये आप लोग ऐसा कर सकते हैं। देखें, ये बहुत अच्छा सवाल इस लिहाज से है कि ये फैसिलिटीज़ प्राइवेट सेक्टर में क्यों शुरू नहीं हुई है, गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों शुरू हो रही है। इसकी बहुत आसान सी बात है कि जब फालिज का हमला होता है तो मरीज़ को फ़ौरन प्राइवेट सेक्टर में लेके जाते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में अनफॉर्चुनेटली 1-2 सेंटर के अलावा जिन्होंने इस पे काम किया, किसी और सेंटर ने इसको शुरू नहीं किया। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब पेशेंट फालिज के साथ रात को 3 बजे, 2 बजे, रात को 12 बजे जाता है हॉस्पिटल, तो वो प्राइवेट सेक्टर पैसे मांगते हैं, ज़्यादा 6 से 8 लाख 10 लाख रुपये मांगते हैं, और पेशेंट के पास रात के वक्त या दिन में किसी टाइम पे इतना पैसा कराची में लोगों के पास होता नहीं है। अगर पैसा दे भी दें आप तो आप ये ज़रूर पूछते हैं कि इसकी श्योरिटी क्या है कि फालिज रिवर्स हो जाएगा। तो आप इसकी श्योरिटी इस तरह 70-80% चांसेस रिवर्स होने के, बाकी चांसेस नहीं होते। तो पेशेंट एक तो पैसे प्राइवेट सेक्टर में लाना, फ़ौरन जमा करना, और 6 घंटे का विंडो टाइम आपके पास मौजूद है। आपको इस विंडो टाइम में ट्रीट भी करना है, पेशेंट से पैसे भी लेने हैं, सामान भी अरेंज करना है, टेक्नीशियन को बुलाना है, डॉक्टर को भी रात में कॉल करना है। तो ये अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट सेक्टर में बहुत मुश्किल काम है शुरू करना। इसके बरक्स मैं सिंध गवर्नमेंट को और ख़ासतौर पर NICVD के प्लेटफॉर्म से इस बात को, क्योंकि यहाँ के डायरेक्टर नदीम कमर का बड़ा विज़न है इस बात पे कि वो ऐसी चीज़ें शुरू करना चाहते हैं कि जो होनी चाहिए मगर अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रही हैं। तो उन्होंने NICVD के प्लेटफॉर्म से स्ट्रोक को शुरू करने का बहुत बड़ा सहरा है उनके सर पे, और उन्हें शुरू करने के लिए कहा। अब यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सामान मंगा रहे हैं इस चीज़ का, स्ट्रोक को रिवर्स करने के लिए मुझे भी हायर किया है, और साथ साथ कार्डियोलॉजिस्ट को ट्रेन भी कर रहे हैं ताकि ये फैसिलिटीज़ 24/7 अवेलेबल हो जाए उन पेशेंट के लिए, चाहे वो उनका पैसे हों चाहे ना हो पैसे। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपके पास कितने लाख रुपए हैं, आपसे एक पैसा नहीं लिया जाएगा इस हॉस्पिटल में, और आपका इलाज बगैर पैसे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। बहुत अच्छी बात बताई है, और लोगों को बहुत ज़्यादा ये जानने की ज़रूरत है कि अगर अल्लाह ना करे रात में भी या दिन में भी किसी वक्त स्ट्रोक का कोई पेशेंट या कोई और कार्डियोलॉजी से रिलेटेड भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो टाइमली हॉस्पिटल आएँ, और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो जाता है। क्या अवेयरनेस हमारे लोगों के लिए देना चाहिए आप हेल्थ से रिलेटेड, जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस देखने में आती है, लोग ख्याल नहीं रखते या अपने चेकअप नहीं करवाते? देखिए, मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा सुनने वालों को, आवाम को, जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कि आप किसी भी फिजिशियन के पास, किसी भी सर्जन के पास जाएं तो उनसे पूछें कि इसके अलावा सर्जरी के बगैर कोई ऑप्शंस हैं ट्रीटमेंट के, नहीं है। ज़रूर पूछें, और अगर वो फिजिशियन आपको बताए तो आप वो ऑप्शन ले सकते हैं कि हमें बगैर सर्जरी के ये इलाज करना है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर गुर्दे में ट्यूमर है और आपको गुर्दा निकाले बगैर उस ट्यूमर को ख़त्म कर सकते हैं सुई की मदद से, या जिगर में ट्यूमर है और जिगर का ट्यूमर आप बगैर सुई डालें, बगैर सर्जरी करें, क्योंकि जिगर की सर्जरी बहुत बड़ी सर्जरी होती है, आप सुई डाल के उस ट्यूमर को ख़त्म कर सकते हो, तो क्यों नहीं आप विदाउट सर्जरी। देखें, दुनिया में ये मिनिमल इन्वेसिव इसलिए आई कि इसके 3 फ़ायदे हैं। एक तो पेन नहीं है इसको, सही है, आप सर्जरी नहीं कर रहे, बेहोश नहीं कर रहे, कॉन्शियस सेडेशन में जागते हुए कर रहे हैं। एक बात तो ये है कि पेन नहीं हो रहा उसको। दूसरी बात ये है बहुत अहम कि मिनिमली इन्वेसिव है, इसमें कोई कट नहीं लग रहा, बॉडी में कोई निशान नहीं आ रहा, एक सुई के जरिए जा रहा है। और तीसरी बात ये कि आउटकम बहुत अच्छा है। पेशेंट की ट्रीटमेंट के बाद वो बहुत जल्दी घर चले जाता है। यानी दिमाग की सर्जरी में 10 से 15 दिन पेशेंट लेटा होता है, और आप अगर दिमाग की जो नसें हैं उनकी कॉइलिंग करते हैं एनेरिज्म को फटने से बचाने के लिए, तो इनके अंदर घर भेज सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज है मेरे ख्याल। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की वो यकीनन हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ही इफेक्टिव होगी। हेल्थ सोल्यूशन ऐप में डॉक्टर प्रोफेसर इरफान लुत्फ़ी मौजूद हैं। आज ही ऐप डाउनलोड करें, और इनको अगर आप फिज़िकल भी दिखाना चाहते हैं फिज़िकली भी दिखा सकते हैं, और ऑनलाइन हेल्थ सोल्यूशन ऐप के थ्रू कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।